वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं और अस्थमा के इलाज व नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं। अगर आपको या आपके किसी अपने को सांस लेने में दिक्कत, घरघराहट या एलर्जी की समस्या रहती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अस्थमा, कारण, लक्षण, उपचार। अस्थमा क्या है? हाल के दिनों में अस्थमा के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अस्थमा को दमा भी कहा जाता है। अस्थमा फेफड़ों में वायुमार्ग से संबंधित एक बीमारी है, विशेषकर इसमें सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ महसूस होती है। सांस फूलने के कई कारण होते हैं। शरीर में खून की कमी, हृदय रोग, किडनी खराब होना या शरीर में अतिरिक्त वजन, मोटापा के कारण भी सांस की तकलीफ हो सकती है। हालांकि इसे अस्थमा रोग नहीं कहा जाता है। फेफड़ों के अंदर वायुमार्ग की सूजन से उनका व्यास कम हो जाता है। ये स्राव को बढ़ाता है और रक्तवाहिकाओं को संकुचित करता है। ऐसे में सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। कुल मिलाकर यह फेफड़ों की बीमारी है। अस्थमा के प्रकार। अस्थमा कई प्रकार का होता है। नीचे सूचीबद्ध कुछ सबसे सामान्य प्रकार हैं। पेरिनियल अस्थमा, सीजनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा के दौरान किसी विशेष चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल मिट्टी के संपर्क में आते ही सांस फूलने लगती है या मौसम में बदलाव के कारण भी दमा हो सकता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा, जब कोई बहुत अधिक तनाव में हो या बहुत सर्दी या खांसी जुकाम लगने पर यह होता है। सीजनल अस्थमा पूरे वर्ष न होकर किसी विशेष मौसम में परागकण या नमी के कारण होता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा ये कारखानों में काम करने वाले लोगों को होता है। अस्थमा के लक्षण। अस्थमा के लक्षण: वायुमार्ग और आंतरिक स्राव की सूजन फेफड़ों के सांस लेने के कार्य में बाधा डालती है। इस बीमारी के दौरान जो काम हम पहले करते थे अब वो और भी मुश्किल लगने लगता है, जैसे कि पहले घर में एक मंजिल चढ़ने पर आपकी सांस नहीं फूलती थी, लेकिन बाद में एक मंजिल भी चढ़ने पर आपकी सांस फूल जाती है। यह अस्थमा का दौरा हो सकता है। इसके अलावा घर के कामकाज के दौरान उड़ने वाली धूल से सांस लेने में दिक्कत होती है। इस धूल में कई एलर्जेनिक घटक होते हैं। इनमें प्रमुख है हाउस डस्ट माइट। धूल के कारण कई लोगों को एलर्जी और अस्थमा हो जाता है। बार बार सर्दी खांसी भी हो जाती है। छाती का फूलना भी इसका एक संकेत है। प्रायः ऐसे कोई लक्षण नहीं होते, सिर्फ खांसी होती है। उस समय सिर्फ खांसी ही होती है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। हालांकि ये खांसी अस्थमा के कारण भी हो सकती है। कुल मिलाकर नियमित खांसी, गले में खरखराहट, छाती में भारीपन अस्थमा के सामान्य लक्षण हैं। अस्थमा के कारण। अस्थमा के कारण। अस्थमा के कई कारण होते हैं। आनुवंशिकता। अस्थमा का एक महत्वपूर्ण कारण आनुवंशिकता है। यदि घर में किसी को अस्थमा है तो अन्य सदस्यों को भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। एलर्जी। अस्थमा का मुख्य कारण एलर्जी है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है और बार बार उस चीज के संपर्क में आते हैं या एलर्जी वाली चीजों का सेवन करते हैं तो खून में कुछ घटक बढ़ जाते हैं। इसमें आइसोनोफिल नामक तत्व बढ़ जाता है। इससे वायुमार्ग में सूजन आ जाती है। पर्यावरणीय घटक। पर्यावरण और अस्थमा का गहरा संबंध है। सर्दी या ठंडा वातावरण, धूल और प्रदूषित वातावरण भी अस्थमा के लिए अनुकूल होते हैं। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी अस्थमा का कारण बनता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, पुरानी खांसी के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। धूम्रपान। धूम्रपान से अस्थमा होता है। लंग इन्फेक्शन। इसके अलावा नियमित वायरल संक्रमण सांस की तकलीफ का कारण बन रहे हैं। लगातार धुएं से संपर्क। जो व्यक्ति लगातार धुएं के संपर्क में रहता है, पेंटिंग व्यवसाय या स्प्रे पेंट में काम करता है, खदानों में काम करता है, निर्माण कार्य करता है, उसे अस्थमा होने की संभावना होती है। हालांकि वे इन सब के संपर्क में कितने समय तक रहते हैं, फेफड़ों पर इसका कितना असर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इसका भी इसमें दूरगामी असर दिखता है। अस्थमा के ट्रिगर। अस्थमा ट्रिगर लोगों, वयस्कों और बच्चों दोनों में अचानक सांस लेने में कठिनाई लाते हैं या अस्थमा के लक्षणों को भड़काते हैं। 1. एलर्जी। एलर्जी अस्थमा के दौरे के प्रमुख कारणों में से एक है। एलर्जी वे पदार्थ हैं जो आपके शरीर में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन विदेशी वस्तुओं से लड़ने की कोशिश करती है जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। एलर्जी आमतौर पर उस हवा में मौजूद होती है जिसमें आप सांस लेते हैं। आपको इन ज्ञात अस्थमा ट्रिगर एलर्जी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पराग, धूल के कण, मोल्ड कण, कृंतकों या तिलचट्टों द्वारा छोड़ा गया मल, आपके पालतू कुत्ते या बिल्ली का फर शेड। 2. हवा में मौजूद जलन पैदा करने वाले तत्व, चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाले तत्व एलर्जी से भिन्न होते हैं।
वे एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी वे अस्थमा की घटना को ट्रिगर कर सकते हैं क्योंकि वे अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति के संवेदनशील वायुमार्ग को उत्तेजित कर देते हैं। यहाँ कुछ खतरनाक परेशानियां हैं। वायु के प्रदूषक जैसे स्मॉग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर आदि। सिगरेट का धुआं, खाना पकाने के दौरान निकलने वाली गैसें और धुआं, खासकर ग्रिलिंग के दौरान। पेंट, पेट्रोल या परफ्यूम से आने वाली तीव्र गंध को रोकना। ये भी है वयस्कों में अस्थमा के कारण। 3. कार्यस्थल पर एक्सपोजर। आपका कार्यक्षेत्र आपको धूल, रसायनों, अनाज के कणों, लकड़ी या इसी तरह की अन्य परेशानियों के संपर्क में ला सकता है और इनके लगातार संपर्क में रहने से अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। इसे व्यावसायिक अस्थमा कहा जाता है। 4. श्वसन संबंधी समस्याएं। यदि आपको श्वसन संबंधी संक्रमण हो जाता है तो इससे अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। पकड़ने की कोशिश न करें। बुखार, सामान्य खांसी और जुकाम, साइनस का संक्रमण, न्यूमोनिया। व्यायाम से आप अधिक तेजी से सांस लेते हैं और यह अस्थमा का एक सामान्य ट्रिगर है। शारीरिक गतिविधि ब्रोंकियल नलिकाओं को संकुचित कर सकती है और लक्षण व्यायाम करने के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रकट होंगे। इसे व्यायाम प्रेरित अस्थमा अटैक कहा जाता है। आपको ये सीखना होगा कि आप अपने अस्थमा को बढ़ाए बिना किस हद तक व्यायाम कर सकते हैं ताकि आपको व्यायाम छोड़ना न पड़े, जो आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। 6. मौसम। कुछ प्रकार के मौसम अस्थमा को बदतर बना सकते हैं। कड़वी ठंडी हवाएं, उच्च आर्द्रता और नम चिपचिपा मौसम अस्थमा के दौरे को ट्रिगर कर सकता है। 7. प्रबल भावनाएं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाने से अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। जब आप तीव्र भावनाओं को महसूस करते हैं तो आपकी हृदय गति और श्वास तेज हो जाती है और यदि आपके फेफड़े परिवर्तन का सामना करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप घबराहट और सांस के लिए हौंफना शुरू कर देंगे। आपको जिन भावनाओं और परिणामी कार्यों को कम करने का प्रयास करना चाहिए वे हैं: गुस्सा, उत्तेजना, डर, घबराहट, रोना, हंसना। ये लीग 8. कुछ औषधियां, कुछ दवाएं अस्थमा के दौरे को ट्रिगर कर सकती हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर स्थानापन्न दवाएं लिखेंगे। 9. स्वास्थ्य की स्थिति। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां न केवल आपके अस्थमा को ट्रिगर करेगी बल्कि बढ़ाएंगी। स्लीप एपनिया में बाधा डालें। लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट, खाने की नली में खाना ऊपर लौटना, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, मोटापा, नाक के पॉलिप्स। अस्थमा का निदान। अस्थमा का निदान करने के लिए कुछ टेस्ट आवश्यक हैं। अगर आपको बार बार सर्दी लगना, छींक आना, गले में खरखराहट होना, वातावरण बदलने पर सर्दी खांसी का प्रकोप होना जैसे लक्षण हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर फिजिकल टेस्ट के माध्यम से अस्थमा का निदान करते हैं। इस समय वे पूछते हैं कि क्या परिवार में किसी को अस्थमा आदि है। फेफड़ों की क्षमता का परीक्षण पीक फ्लो मीटर नामक उपकरण से हवा उड़ाने की आपकी क्षमता की जांच करके किया जाता है। इससे प्रारंभिक निदान किया जा सकता है कि अस्थमा मौजूद है या नहीं। फेफड़े का कार्य परीक्षण स्पाइरोमेट्री। अस्थमा का ठोस निदान करने के लिए फेफड़े का कार्य परीक्षण किया जाता है, इसे स्पाइरोमेट्री कहा जाता है। इसके अलावा अन्य बीमारियों के कारण सांस की तकलीफ की जांच के लिए रक्त परीक्षण, एक्सरे, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर और अन्य परीक्षण आवश्यक हैं। यदि हृदय रोग है तो इकोकार्डियोग्राफी द्वारा अस्थमा का निदान किया जा सकता है। अस्थमा का दौरा क्या होता है? जब आप ट्रिगर के संपर्क में आते हैं तो अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। श्वसनमार्गों के चारों ओर की मांसपेशियां अचानक सिकुड़ जाती हैं और श्वसनमार्गों के अस्तर लाइनिंग से श्लेष्मा का ज्यादा स्राव होता है। ये सभी कारक आपके लक्षणों को अचानक बदतर कर देते हैं। अस्थमा के दौरे के लक्षण हैं: सांस लेने में कठिनाई होना, घरघराहट, बहुत ज्यादा खांसी आना, सीने में जकड़न, बेचैनी। शुरू में ही लक्षणों को पहचानकर आप अस्थमा के दौरे को रोक सकते हैं या इसे बदतर होने से रोक सकते हैं। अस्थमा का तीव्र दौरा जीवन के लिए घातक आपात स्थिति हो सकता है। अस्थमा का दौरा पड़ने पर क्या करना चाहिए? यदि आप अपनी कंट्रोलर इन्हेलर दवाएं नियमित रूप से लेते हैं तो आपको अस्थमा के दौरे पड़ने की संभावना बहुत कम है। जब आप या आपके आसपास के किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो सबसे पहले क्या करें तो शांत रहें और आराम करें और फिर इन चरणों का पालन करें। सीधे बैठें और अपने कपड़े ढीले करें। बिना किसी देरी के आपको दिया गया रिलीवर इन्हेलर लें। यदि आपको रिलीवर इन्हेलर का इस्तेमाल करने के 5 मिनट बाद भी कोई राहत नहीं मिलती है तो आपके डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार रिलीवर इन्हेलर की एक और खुराक लें। यदि फिर भी कोई राहत नहीं मिलती है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर को कॉल करें या बिना किसी देरी के निकटतम अस्पताल जाएं। डॉक्टर से परामर्श किए बिना रिलीवर इन्हेलर की खुराक को न बढ़ाएं। यदि आप या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित लक्षण हैं तो तुरंत निकटतम अस्पताल जाना महत्वपूर्ण है:
होंठ, चेहरे या नाखून का रंग बदलना, नीला या भूरा होना। सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होना। बात करने या चलने में कठिनाई होना। सांस लेने में कठिनाई के कारण बहुत ज्यादा बेचैनी या घबराहट होना। छाती में दर्द, तेज नब्ज और पीला, पसीने वाला चेहरा। अस्थमा के दौरे के कम होने के बाद अपनी अस्थमा कार्य योजना के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि आप भविष्य में हो सकने वाले सभी दौरों को रोक सकें। अस्थमा के उपचार। अस्थमा के उपचार और दवाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। शीघ्र राहत देने वाली औषधियां। अस्थमा का दौरा पड़ने पर ये दवाएं और उपचार सांस लेने की समस्याओं और अस्थमा के लक्षणों से तुरंत राहत प्रदान करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स अस्थमा के लिए आम तेजी से काम करने वाली दवाओं में से एक है, जो वायुमार्ग को आराम देने के लिए कुछ ही मिनटों में काम करती है। ये दवाएं आमतौर पर मौखिक रूप से, इंजेक्शन द्वारा, सांस के माध्यम से या नेब्यूलाइजर के माध्यम से दी जाती हैं। वे अस्थमा के लक्षणों का भी इलाज कर सकते हैं और अस्थमा के दौरे को रोक सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि किसी को अस्थमा का दौरा पड़ा है, तो उन्हें सीधे बैठने के लिए कहें और इन्हेलर या नेब्यूलाइजर से उनकी मदद करें। दवा की 2 खुराक लेने या लगातार सांस लेने के बाद, या यदि लक्षण 20 मिनट से अधिक समय तक कम नहीं होते हैं, तो तत्काल चिकित्सा सहायता लें। दीर्घकालिक नियंत्रक औषधियां। नियंत्रक दवाएं दैनिक दवाएं हैं जो दमा की स्थिति की गंभीरता को कम करती हैं। वे अचानक अस्थमा के दौरे या भड़कने को प्रबंधित करने में मदद नहीं करते हैं। कुछ दीर्घकालिक नियंत्रक दवाओं में शामिल हैं सूजनरोधी दवाएं, वायुमार्ग की सूजन और बलगम उत्पादन को कम करने में मदद के लिए मौखिक रूप से ली जाती हैं। इन्हें आमतौर पर इन्हेलर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लिया जाता है। एंटीकोलिनर्जिक्स वायुमार्ग के आसपास की मांसपेशियों को कसने से रोकने के लिए ये सूजनरोधी दवाएं आमतौर पर रोजाना ली जाती हैं। लंबे समय तक काम करने वाले ब्रोंकोडायलेटर्स। ये दवाएं वायुमार्ग को खुला रखकर काम करती हैं और वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती हैं। इन्हें आमतौर पर सूजनरोधी अस्थमा दवाओं के साथ दिया जाता है। त्वरित राहत और दीर्घकालिक नियंत्रण दवाओं का मिश्रण। उपचार। दवा संयोजन अस्थमा के प्रकार, उम्र और अस्थमा ट्रिगर पर निर्भर करता है। अचानक अस्थमा ट्रिगर को कम करने के लिए चिकित्सक ऐसे पूरक तैयार करते हैं। उपचार योजना में लक्षणों की नियमित निगरानी और अस्थमा के दौरे की स्थिति में आवश्यक कदम उठाना भी शामिल है। अस्थमा की रोकथाम। अस्थमा आमतौर पर एलर्जी के कारण होता है, जिसे हमारा शरीर पराग या धुएं जैसे पदार्थ को खतरनाक मानने की गलती करता है। अस्थमा के दौरे को रोकने का सबसे अच्छा तरीका सामान्य एलर्जी पर नजर रखना है। अपने नियमित जीवन से ट्रिगर से दूरी बनाए रखने से अस्थमा के हमलों को सीमित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप निम्नलिखित तरीके आजमा सकते हैं। धूल और फफूंदी को दूर रखने के लिए घर की नियमित सफाई करें। यदि आप धूम्रपान करने वाले हैं, तो धूम्रपान छोड़ दें या निष्क्रिय धूम्रपान से बचें। पराग और पालतू जानवरों के बालों के संपर्क में आने से बचें। अत्यधिक मौसम परिवर्तन के दौरान सावधानी बरतें। अगरबत्ती या लकड़ी जलाने से बचें। अस्थमा के लिए आहार योजना। आहार में शामिल करने योग्य आहार। अस्थमा, श्वास विकार से ग्रस्त लोगों का आहार ऐसा होना चाहिए। अनाज, पुराना चावल, गेहूं, जौ, दाल, मूंग, मसूर, अरहर। फल एवं सब्जियां। लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, पालक, फूलगोभी, गाजर, बैंगन, बथुआ, टमाटर, मौसमी हरी सब्जियां, पपीता, शकरकंद, सेब, जामुन, आम, स्ट्रॉबेरी। आहार में शामिल करने से बचें। अस्थमा, श्वास विकार से ग्रस्त लोगों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज, नया चावल, मैदा, दाल, उड़द, मटर, चना, काबुली चना। फल एवं सब्जियां, आलू तथा अन्य कंद, सरसों का साग। अन्य, धूल, धुआं, जलन पैदा करने वाले भोज्य पदार्थ, मछली, अत्यधिक मात्रा में तेल, सुपारी, ठंडा भोजन, बासी भोजन, दूषित जल, रूखा भोजन, तला हुआ पचने में भरी भोज्य पदार्थ। सख्त मना, तैलीय, मांसलेदार, घी, ज्यादा नमक, बेकरी उत्पाद, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बाबंद भोजन। अस्थमा के घरेलू उपचार। अस्थमा को ठीक करने के उपायों पर ज्यादा शोध और जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई निश्चित घरेलू उपचार नहीं है, लेकिन आप अस्थमा के हमलों को दबाने के लिए निर्धारित दवाओं के साथ इनमें से किसी भी पूरक उपचार का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनके उपयोग से अस्थमा के इलाज में मदद मिलती है। आइए अस्थमा के कुछ प्रमुख घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। 1. आहार में बदलाव। खाद्य एलर्जी से अस्थमा के लक्षण बिगड़ सकते हैं। इस प्रकार ऐसे खाद्य पदार्थों पर नजर रखना आवश्यक है। अधिक वजन होने से भी अस्थमा की समस्या हो सकती है।
विटामिन सी और ई से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन वायुमार्ग के आसपास की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। 2. कैफीनयुक्त चाय या कॉफी। कैफीनयुक्त चाय या कॉफी में कैफीन होता है, जो श्वसन मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार ब्रोंकोडायलेटर है। ये सेवन के बाद सीमित समय तक वायुमार्ग के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। 3. सांस लेने का व्यायाम और योग। सांस लेने की तकनीक और योग हमलों की आवृत्ति को कम करते हैं। धीमी और हल्की सांस लेने से अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। दूसरी ओर, योग आपको लचीलेपन में मदद करता है, जिससे अस्थमा को ट्रिगर करने वाले तनाव को कम किया जा सकता है। 4. लवेंडर तेल। लवेंडर तेल में सूजनरोधी गुण होते हैं, जो एलर्जी से होने वाली सूजन को कम करते हैं और अस्थमा से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। 5. लहसुन और अदरक। अस्थमा एक सूजनरोधी बीमारी है, इसलिए लहसुन या अदरक खाने से इससे राहत मिल सकती है। लहसुन और अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो अस्थमा पैदा करने वाले लक्षणों को कम करते हैं। 6. शहद। गले को आराम देने और खांसी को कम करने के लिए सर्दी के इलाज में शहद का भी उपयोग किया जाता है। अस्थमा के लक्षणों से राहत पाने के लिए गर्म पानी के साथ शहद का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ये प्राकृतिक उपचार अस्थमा के लक्षणों और हमलों को कम करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें से कई उपचारों में अस्थमा के इलाज का कोई सबूत नहीं है। सांस लेने की तकनीक और योग हमलों की आवृत्ति को कम करते हैं। अंततः ये घरेलू उपचार डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले उपचार का पर्याय नहीं हो सकते, इसका हमेशा ध्यान रखें। क्या आप अस्थमा से छुटकारा पा सकते हैं? हालांकि अस्थमा एक अत्यधिक इलाज योग्य स्थिति है, लेकिन वर्तमान में इसका कोई दीर्घकालिक इलाज नहीं है। यद्यपि अस्थमा एक स्थायी बीमारी है, फिर भी स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है। आप प्रभावी उपचारों का उपयोग करके और अपनी जीवनशैली में बदलाव करके अस्थमा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कई डॉक्टरों के अनुसार अस्थमा का उपचार प्रभावी ढंग से काम करता है और कुछ रोगियों में लक्षण लगभग पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। हम इससे उम्र भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर से संपर्क कब करें? यदि आपको अस्थमा आपातकाल के निम्नलिखित लक्षणों में से कोई भी अनुभव होता है, तो आपको चिकित्सा सहायता भी लेनी चाहिए। खांसी, विशेषकर रात में हंसते समय या व्यायाम के दौरान। छाती में दर्द, बोलने में कठिनाई, चिंता या घबराहट, थकावट, तेज सांसें और दिल में दर्द। संक्रमण का प्रकोप, नींद संबंधी समस्याएं। निष्कर्ष, अस्थमा एक पुरानी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में ब्रोंकियोल्स और वायुमार्ग में सूजन हो जाती है, जिससे वायु प्रवाह सीमित हो जाता है। अस्थमा के सामान्य लक्षणों में घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई, थकान और बोलने में कठिनाई शामिल है। अस्थमा के लक्षणों के अचानक बिगड़ने से जानलेवा अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। अस्थमा शिशुओं, बच्चों और वयस्कों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है, और ऐसा माना जाता है कि अस्थमा कई कारकों या ट्रिगर से शुरू होता है। अस्थमा एक स्थिति के रूप में व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है, और अस्थमा के लिए दवाएं और उपचार अस्थमा की गंभीरता और प्रकार पर निर्भर करते हैं। अस्थमा के उपचार में मुख्य रूप से मौखिक रूप से इंजेक्शन द्वारा, सांस द्वारा या नेबुलाइजर की मदद से ली जाने वाली दवाएं शामिल हैं। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी गंभीर अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए शुरू किए गए नए उपचार मॉड्यूल में से एक है। यदि आप लक्षणों का अनुभव करते हैं या अस्थमा की बीमारी को महसूस करते हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर अस्थमा से जुड़ी यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और इससे आपको इसके कारण, लक्षण और उपचार को समझने में मदद मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो सांस की समस्या, एलर्जी या बार बार खांसी से परेशान रहते हैं, इसलिए इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की सेहत और अन्य हेल्थ समस्याओं पर सही, भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।